हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में सिविक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, और जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसके बारे में चर्चा होगी। अच्छी तरीके से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको इंडिया और अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। और अच्छा होगा कि सभी बच्चे अपने साथ अगर एनसीईआरटी की बुक लेके बैठें और ओपन कर लें सिविक्स की बुक चैप्टर नंबर 2, तो और अच्छा समझ में आएगा। जो हम बोलेंगे उससे कनेक्टिविटी कर पाएंगे। तो चलते हैं आज की क्लास में। ब्लैक बोर्ड में टॉपिक है, चैप्टर का नाम तो मैंने बता ही दिया आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में जो चैप्टर में पहला टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? पहला, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। हम लोग इस चैप्टर में साउथ अफ्रीका की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? साउथ अफ्रीका की बात। नाम तो सभी ने सुना होगा, साउथ अफ्रीका। हाँ, तो साउथ अफ्रीका में क्या हुआ बेटा, एक कहानी समझ लीजिए। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति थे, नेल्सन मंडेला। और जो नेल्सन मंडेला है, आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा कि कौन है। उनकी फ़ोटो पहचान लीजिए कि बहुत से बच्चे जो है, नए नए बच्चे हैं, अभी जानते ही नहीं नेल्सन मंडेला कौन है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। उसके पहले वो एक लीडर थे, और अच्छे खासे लीडर थे वहाँ पर। ठीक है, तो फोटो में आप देख लीजिए नेल्सन मंडेला को। अब क्या है, कहानी क्या है कि जो साउथ अफ्रीका में कि यूरोप से जो है कुछ ट्रेडिंग कंपनियां ट्रेड करने के लिए यहाँ आई, यहाँ व्यापार करने के लिए आई थी साउथ अफ्रीका में। और यहाँ आके वो बस गई, सेटल डाउन हो गई। ऐसा ही कुछ इंडिया के भी संदर्भ में हुआ था। इंडिया में भी कुछ यूरोप के लोग आए थे और यहाँ अंग्रेज जो है बस गए थे। लेकिन इंडिया और अफ्रीका में कुछ अंतर भी समझिएगा। वहाँ पर अफ्रीका में जब ट्रेडिंग कंपनियां आई यूरोप से, तो आने के साथ साथ वहाँ सेटल हो गई और अपना पूरा उन्होंने गवर्नमेंट, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट चलती थी, उसको ऑक्युपाइड कर लिया, कब्जे में ले लिया, अपने अधीन कर लिया। समझ में आ गया? अपना वर्चस्व, अपना प्रभुत्व जमा लिया उन पर। समझ में आ रही? तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया के कंपेयर में साउथ अफ्रीका में जो यूरोप से आने वाले जो अंग्रेज थे, वो बहुत ज़्यादा संख्या में आए थे। थोड़ी बहुत संख्या में नहीं, बहुत ज़्यादा संख्या में आए और वहाँ सेटल हो गए। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर दो वहाँ पर दो ग्रुप में बट गए, बल्कि दो क्या हम कहेंगे, तीन में बट गए। एक तो जिनको बोला गया है गोरे, इंग्लिश में बोला जाता है वाइट्स। आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है वाइट्स। वाइट्स माने गोरे, जिनको श्वेत कहा जाता है, सफ़ेद चमड़ी वाले। और एक होते हैं ब्लैक्स, जिनको कहा जाता है काली चमड़ी वाले, अश्वेत कहा जाता है। इसके अलावा तीसरे और भी थे, कलर्ड पीपल, मिश्रित वर्ग के लोग, जैसे इंडियन भी थे और कुछ भी थे, तो उनको मिश्रित वर्ग में डाला गया है। उनको रंगीन चमड़ी वाले कहा गया है। समझ में आ गए? तो तीन तरीके के लोग थे। जो साउथ अफ्रीका ही के ही लोग थे, उनको नेटिव कहा गया, नेटिव साउथ अफ्रीकन कहा गया, जबकि उनकी संख्या 3/4 थी। कितनी थी? 3/4 संख्या में अफ्रीका में थे। इसके अलावा कलर्ड पीपल्स भी थे और गोरे भी थे, यानी कि 1/4 लगभग मान लीजिए, 1/4 जो थे गोरे थे। उन्होंने वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को ऑक्युपाइड कर लिया, वहाँ की गवर्नमेंट को अपने कब्जे में, अपने प्रभुत्व अधीन कर लिया और अपनी सरकार चलाने लगे। वहाँ पर उन्होंने एक सिस्टम लागू किया, अपार्थीड सिस्टम। कौन सिस्टम लागू किया? अपार्थीड सिस्टम। अपार्थीड, और जिसका अपार्थीड का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन माने चमड़ी के रंग के हिसाब से उन्होंने भेदभाव करना। अपार्थीड सिस्टम होता है रंग के हिसाब से भेदभाव करना। गोरे समझते थे हम सुपीरियर हैं, और दूसरे रंग वाले चमड़ी के जो लोग हैं, जिनको हम ब्लैक्स कहते हैं या कलर्ड पीपल कहते हैं, उनको कहा जाता है तुम इंफीरियर हो। उन लोगों ने वहां पर क्या किया
उन लोगों ने वहां पर जो है समाज को दो हिस्सों में बांट दिया, दो वर्गों में बांट दिया। एक तरफ रहने लगे अश्वेत और कलर पीपुल, और दूसरी तरफ कौन से रहने लगे? व्हाइट रहने लगे। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका में दो हिस्सों में बट गए। एक तरफ व्हाइट रहने लगे और एक तरफ क्या, ब्लैक रहने लगे, ब्लैक एंड कलर लोग रहने लगे। अब व्हाइट्स का कहना क्या था कि जो काले और अलग चमड़ी वाले, रंगीन चमड़ी वाले लोग हैं, कलर पीपल है, उनको इस व्हाइट के इलाके में आने की अनुमति नहीं है। समझ आ रही है? उनको अनुमति नहीं है। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन में लोगो में दिख रहा होगा, एक लोगो बना हुआ आपकी बुक में एनसीईआरटी में, जिसमें लिखा हुआ है डेंजर। क्या लिखा हुआ है? डेंजर। उसमें साफ साफ लिख दिया गया है, क्या लिख दिया गया है कि जो अश्वेत हैं, ब्लैक्स हैं या कलर पीपल हैं, उनको गोरों के इलाकों में रात में, खास तौर पे रात में आने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। यदि वो गोरों के इलाकों में रात्रि में प्रवेश करते हैं, बात समझ आ रही, अगर प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो गार्ड हैं, वो गोली मारने के आदेश हैं, उनको गोली मार दी जाएगी। साफ साफ नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ लोगों में, जिसमें डेंजर लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, हाँ उसी में देखिएगा। और अगर आप घुस आते हैं मध्यरात में तो हमारे गार्ड आपको गोली मार देंगे और आपके शरीर को वहां के कुत्ते जो है लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। ये चेतावनी है, आप हमारे इलाके में मध्य रात्रि में मत घुसें। ये आपके लिए क्या है, एक वार्निंग है। लिखा है ना, यू हैव बीन वॉर्न, लिखा हुआ है ना नीचे, यू हैव बीन वॉर्न। तो आपको ये चेतावनी दी जाती है कि आप ना घुसें। ऐसा था व्यवहार। अब बड़ा अत्याचार किया गोरों ने कालों पर, ऐसे नहीं कब्जा कर लिया, बड़ा अत्याचार किया, हजारों लाखों लोगों को मारा, पीटा, टॉर्चर किया, तब जाके उन्होंने कब्जा किया। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें नेल्सन मंडेला जो थे, एक बहुत ही अच्छे लीडर थे। उन्होंने, वो बड़े अच्छे सोच विचार वाले व्यक्ति थे। आगे आप देखेंगे, उन्होंने ही साउथ अफ्रीका में जो है कॉन्स्टिट्यूशन दिया, साउथ अफ्रीका को रिपब्लिक बनाया, और एक अच्छा रोल है नेल्सन मंडेला जी का। लेकिन नेल्सन मंडेला सोचते क्या थे? नेल्सन मंडेला का सोच था, उन्होंने अंग्रेजों के प्रभुत्व का भी विरोध किया, उन्होंने ब्लैक्स के प्रभुत्व का भी विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी आगे बढ़े, कोई ऊंच नीच हो, कि अंग्रेज कालों पे हावी हो जाए या काले अंग्रेज गोरों पे हावी हो जाए, वो नहीं चाहते। वो चाहते थे देश ऐसा हो जिसमें इक्वालिटी हो, समानता हो, सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर रहें। एक कथन लिखा हुआ है ऊपर, स्टेट लिखा हुआ है इंग्लिश में, मैं पढ़ देता हूं। क्या लिखा हुआ है? आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन, आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। दोनों डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और क्या लिखा है? आई हैव चेरिश द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक। वो एक आइडियल डेमोक्रेटिक स्थापित करने के पक्ष में थे। एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लाइक टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी। सभी लोगों को समान अवसर मिले, सभी लोग हार्मनी के साथ, सामंजस्य के साथ खुशी खुशी रहें। इट इज आइडियल विच आई हैव होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। और खुशी खुशी अपने लक्ष्य को सभी लोग बराबरी से अचीव करें। बट इफ नीड्स बी, अगर जरूरत पड़ी तो इट इज एन आइडियल फॉर, इस आइडियल वर्क के लिए आई एम प्रिपेयर टू डाई, मैं अपने जीवन को भी देने के लिए तत्पर हूं। एक आइडियल राष्ट्र स्थापित करने के लिए जिसमें सबको समान अवसर मिले, सब बराबर हों, ना गोरे ऊंचे हो ना काले, सब बराबर हो, स्त्री पुरुष सब बराबर हो, सबको बराबर अवसर मिले, इसके लिए अगर जीवन भी देना पड़े तो आई एम रेडी, आई एम प्रिपेयर्ड। ये बात किस तरह है? नेल्सन मंडेला जी ने कहा है। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज यहाँ आ गए और बहुत ज्यादा संख्या में आ गए। और आपको बता दें, ये सोसाइटी में क्या है, आपकी बुक्स में दिया हुआ है कि बुक्स में ये दिया हुआ है कि हॉस्पिटल हो, सिनेमा घर हो, स्विमिंग पूल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, वो सबके अलग अलग थे। इनके अलग, व्हाइट के अलग थे और इनके अलग थे।
कालों का अलग सिस्टम था, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल जो भी थी, सिनेमा घर, वो सब अलग थे, और व्हाइट्स का अलग, कोई एक दूसरे में इंटर नहीं कर सकता। नेल्सन मंडेला ने जब अपार्थीड सिस्टम का विरोध किया अंग्रेजों के खिलाफ कि आप जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो उन पे जानते हो व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो कि यूरोप से आए थे, एस्टेब्लिश कर लिया था, उस वाली गवर्नमेंट ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। क्या चलाया? राजद्रोह, ट्रेसन। ट्रेसन माने होता है राजद्रोह। राजद्रोह का जो है मुकदमा चढ़ाया कि आपने विरोध क्यों किया, हमारी पॉलिसीज, हमारी जो नीतियां हैं उनका विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि नीतियां गलत थी, आप सभी जानते हैं, और उनका विरोध करने पर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। और नेल्सन मंडेला ही आया नेल्सन मंडेला के लिए, और सात और दूसरे जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उन पर उनको वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास दी गई। कब? 1964 में। 1964 में आजीवन कारावास सुनाई गई। क्यों? उन्होंने साहस किया किसका? टू अपोज, किस चीज का? अपार्थीड रिजाइम का। उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थीड का मतलब क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो आप यहाँ भेदभाव कर रहे हैं, व्हाइट्स और ब्लैक का, कलर का भेदभाव कर रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, जिसके तहत उनको आजीवन कारावास की सजा दी। और वो ही नहीं कहते, साथ में उनके जो उनका समर्थन करने वाले जो 7 नेता थे, प्रोमिनेंट लीडर थे, उनको भी जेल जाना पड़ा। और मालूम है कौन सी जेल डाली गई? बड़ी भयावह, बड़ी भयानक, मोस्ट ड्रेडेड, फियरफुल प्रिजन थी, जेल थी, और उसका नाम है रोबेन आइलैंड। रोबेन आइलैंड में उनको डाल दिया गया। बताइए, जैसे हमारे इंडिया में जो नहीं है, अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा दी जाती थी, वहां की जेल का नाम था सेलुलर जेल। क्या नाम था? सेलुलर जेल, सुना होगा आपने। उस वहां डाल दिया गया था हमारे नेताओं को। उसी तरीके से नेल्सन मंडेला को रोबेन आइलैंड में 28 सालों के लिए, 1-2 साल नहीं, कितने सालों के लिए? 28 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया। समझ लीजिए आप, समझ में आ गई? ये चीज बताई गई है। अब अगला टॉपिक क्या है आपकी बुक में देखेंगे, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड, जिसको अपार्थीड बोलते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ड्यूरिंग 17th और 18th सेंचुरी में, जैसा कि मैंने बताया, यूरोप से ट्रेडिंग कंपनियां आई, वो यहां पर अफ्रीका में सेटल डाउन हो गई। उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट बना ली, और गवर्नमेंट बना के उन पे शासन करने लगे। लेकिन एक समय आया 1950 का, ब्लैक्स जो कि वहां की नेटिव इंडिजीनियस लोग थे, कलर्ड, इंडियंस, इन सब ने लड़ाई लड़ी। किसके खिलाफ? अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ। वहां के जो ब्लैक्स थे, कलर थे, इंडियंस थे, इंडियंस को ही कलर बोला गया है, उन्होंने अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लड़ाई कैसे लड़ी? उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च निकाले, उन्होंने स्ट्राइक, हड़तालें की वहां पर कि हम जाओ, आपका कहना नहीं मानेंगे, हड़तालें कर देंगे, हम ये काम ही नहीं करेंगे। स्ट्राइक मतलब होता है हड़ताल, अपने कामों से बंद कर देना, काम ना करना, वो सब किए। और वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो वहां की लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी, बड़ी फेमस थी, जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ANC कहते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। उसकी छत्र छाया में इन लोगों ने विरोध किया। ठीक है, एक वर्ड आता है सिग्रीगेशन, सिग्रीगेशन, ये देखिए वर्ड आता है सिग्रीगेशन, जिसका मतलब होता है सेपरेशन। ये वही उसी के लिए यूज किया गया है, जहां पर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल वगैरह जो अलग कर दिए गए थे, तो ये किसने किया? ये अंग्रेजों ने किया। जो वहां की गवर्नमेंट थी, अंग्रेज सरकार की, उन्होंने सिग्रीगेशन किया, बंटवारा कर दिया कि आपके अलग रहेंगे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल वगैरह, सिनेमा घर वगैरह, और हमारे अलग रहेंगे। यहां तक कि ब्लैक्स को गिरजाघर, चर्चेज में जाने की अनुमति नहीं थी। आप नहीं जा सकते, केवल वहां कौन जाएंगे? गोरे जाएंगे, यानी कि व्हाइट्स जाएंगे। ये था। तो वहीं पर संदर्भ में आया है सिग्रीगेशन, और सिग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। याद रहेगा बच्चों? बहुत बढ़िया। लेकिन जानते हो सरकार किसकी? अंग्रेज। अंग्रेज मानने वाले कहाँ हैं?
लिखा है बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट, वहां पर गोरों की चलती हुई जो सरकार थी, उन्होंने कंटिन्यू लगातार टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग, किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक्स एंड कलर पीपल। उन्होंने अपना काम जारी रखा। उन्होंने बंदी बना लेना, डिटेन कर लेना, उनको टॉर्चर करना और यहां तक कि किलिंग, मार देना, और हजारों ब्लैक्स को और कलर पीपल को, लोगों को मार दिया, डिटेन कर लिया, टॉर्चर किया, अत्याचार किए अपनी बात को मनवाने के लिए। उन्होंने विरोध किया तो इन्होंने टॉर्चर किया, डिटेन किया, और इन्होंने क्या किया, हजारों लोगों को मारा भी। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक में। क्या चलेंगे अगले टॉपिक में? नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक है टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। आप अपनी बुक में खोल के देखेंगे, नया टॉपिक मिलेगा। क्या मिलेगा? टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है अब साउथ अफ्रीका जो है नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। जैसा कि आपने देखा, प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज। जो विरोध हो रहा था ब्लैक्स के द्वारा, जो कलर पीपल थे, वहाँ के जो नेटिव्स थे, वो विरोध कर रहे थे, और वो विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, कि द गवर्नमेंट रियलाइज, वहाँ गोरों की जो सरकार थी उनको रियलाइज हो गया क्या, दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन, कि अब कालों को रिप्रेशन कर कर, अत्याचार करके ज़्यादा देर तक उनको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि विरोध इतने बढ़ गया था कि वो समझ गए मेरे कि अब उनको ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता। तो क्या हुआ, तभी उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी ब्लैक्स के प्रति, कलर पीपल के प्रति, उन्होंने रिलैक्सेशन देना शुरू किया। रिलैक्सेशन, कुछ लीनियंट रूल्स पॉलिसी बनाई, मीडिया से पाबंदियां हटने लगी। ये सब उन्होंने जान गए कि जो ब्लैक्स लोगों का जो विरोध है वो बढ़ गया है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे लिए समस्या होगी। तो उन्होंने वहाँ की मीडिया पर जो पाबंदी लगाई थी उसको भी हटाने लगे, ब्लैक्स को और कलर पीपल को कुछ सुविधाएँ प्रोवाइड करने लगे। और यहाँ तक कि उनके जो नेता थे जिनको बंद कर दिया गया था रॉबिन आइलैंड में, नाम मालूम है ना, कौन? नेल्सन मंडेला, उनको भी उन्होंने रिहा करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो जब 28 साल की जेल काटने के बाद नेल्सन मंडेला वापस आए, तो एट मिडनाइट, रात के समय, मध्य रात्रि, एट मिडनाइट माने क्या होता है? मध्य रात्रि के समय, दिन कौन सा? 26 अप्रैल 1994 को द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ड। एक नया राष्ट्रीय ध्वज, फ्लैग माने होता है झंडा, एक नया राष्ट्रीय जो ध्वज है जिसको झंडा बोलते हैं, और किस चीज़ का प्रतीक है? रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का, उसको अनफर्ड किया गया, फहराया गया। इसका मतलब साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि अफ्रीका क्या हो गया? रिपब्लिक बन गया। किस डेट को बना? 26 अप्रैल 1994। 28 साल बाद जब नेल्सन मंडेला आए तो साउथ अफ्रीका गोरों की कैद से आज़ाद हो गया, अनफॉल हो गया, नया फ्लैग आ गया, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का। अब क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा रहा है द फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने? आप लोग सभी जान गए होंगे, नेल्सन मंडेला। उस साउथ अफ्रीका के जो पहले प्रेसिडेंट बने उनका नाम था नेल्सन मंडेला। उन्होंने वहाँ पर मल्टी रेशियल गवर्नमेंट स्थापित की। मल्टी माने सभी जातियों को लेकर, चाहे वो गोरे हो, काले हों, ठीक है, या कलर लोग हों, सभी लोग, स्त्री हों, पुरुष हो, सभी लोगों को लेकर एक गवर्नमेंट बनाई, और जिसका नाम क्या था? मल्टी रेशियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की। तो अब हमारे साउथ अफ्रीका को एक न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बोला जाना लगा, यानी कि एक नया लोकतांत्रिक
एक नया लोकतंत्र साउथ अफ्रीका में स्टैब्लिश हो चुका था। वहाँ के जो ब्लैक लीडर्स थे, जिसमें ऑफ कोर्स नेल्सन मंडेला तो होंगे ही होंगे, तो जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपील की किससे? अपने फेलो ब्लैक से, अपने काले या अश्वेत भाइयों से। क्या अपील की? टू फॉरगिव, क्षमा कर दो। किनको? वाइट्स को, गोरों को। किसके लिए? फॉर द एट्रोसिटीज, जो उन्होंने अत्याचार किए, जो भी उन्होंने काम किया, दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर। जब वो पावर में थे, हमारे साथ जो भी बर्ताव किया, जो भी अत्याचार जो भी उन्होंने किया, उसके लिए क्षमा कर दो। बताओ ऐसा कोई करता है? लेकिन नेल्सन मंडेला और उनके जो लीडर्स थे कितनी बड़ी सोच रखते हैं, कितना बड़ा सोचते हैं। उन्होंने कहा जो भी अत्याचार किए, जो कुछ भी किया हमारे साथ, उसके लिए उनको क्षमा कर दो। और क्षमा किसी को कर देना अच्छी बात होती है। किसी को क्षमा करने से जो व्यक्ति क्षमा करता है उसका कद बढ़ जाता है। इसलिए बड़ों का काम ही यही है, छोटों को क्षमा कर दो। फिर वहाँ पर कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई सभी के लिए, फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए। ऑल का मतलब समझ गए होंगे, ब्लैक्स, वाइट्स, कलर्ड, मैन, वुमेन, सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या किया? वक्त लगेगा। आफ्टर 2 ईयर, लगभग 2 साल डिस्कशन चला, डिबेट चली, नेताओं के बीच में बातचीत चली, और तब निकलकर फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका बना। सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका का बना, लगभग 2 साल की डिस्कशन और डिबेट्स के बाद। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, इसने दिया इट्स सिटीजन, अपने नागरिकों को, द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स, जितने ज़्यादा वो राइट्स दे सकती थी अपने नागरिकों को, अपने लोगों को, जितने ज़्यादा वो अधिकारों को दे सकती थी, उसमें दिए गए। समझ आ गई? और इस चीज़ की जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ का, अफ्रीका का, उसका जो प्रियम्बल होता है, प्रस्तावना, उसका जो पहला पेज होता है, फर्स्ट पेज आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है? तो उस पेज में स्पष्ट हो जाता है पढ़ने से, कि उस प्रियम्बल को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि साउथ अफ्रीका में बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट क्या है, वो स्पष्ट हो जाती है। वो स्पिरिट ये है, सभी को बराबरी का दर्जा देना, अपार्थिक सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और आपके पिक्चर में दिया हुआ है, उन्होंने साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन कहा। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, 7 रंगों का जो होता है मेल, उसको इंद्रधनुष कहते हैं, रेनबो नेशन। और रेनबो नेशन में सब लोग मिलकर, कोई भी छोटा गरीब ऊंचा नीचा नहीं, सब मिलकर। और ये आपके बुक में एक पिक्चर भी दी गई है, येलो पिक्चर, इसी पिक्चर को कहा गया है रेनबो नेशन के लिए। रेनबो माने सब मिलजुल कर एक साथ वर्क करते हैं। बात नहीं आ रही? इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका अगला टॉपिक है, ठीक है? उसके आगे क्या दिया हुआ है? वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि हमें ज़रूरत क्यों है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? तो एक तो आप लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान होता है, और संविधान में क्या होता है? रूल ऑफ रेगुलेशन लिखे होते हैं। दुनिया का सबसे फाइनेस्ट और सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का है, जिसको 2 साल 11 माह 18 दिन लगे बनने में, और बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर जो थे हमारे देश के, उन्होंने बनाया। तो आप ऐसे सिंपल तरीके से समझिए, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए रूल बनाए जाते हैं ना। बनाने वाला कौन है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या करता है? पूरे स्कूल की व्यवस्था सही तरीके से चले, तो उसके लिए वो क्या करता है? रूल ऑफ रेगुलेशन बनाता है। सबसे पहले तो वो टाइम टेबल सेट करता है
ताकि सभी टीचर्स अपने टाइम टेबल से क्लास में पहुंच जाएं, जो भी काम करना है पढ़ाने का, अटेंडेंस लेने का, वो करें। तो आने स्कूल में बच्चों के आने से लेकर जाने तक का रूल ऑफ रेगुलेशन होता है, यहाँ तक कि ड्रेस क्या पहननी है, कोडिंग क्या है। क्यों? क्योंकि पूरा स्कूल सही तरीके से चले, है ना। तो वहां पर भी रूल ऑफ रेगुलेशन होते हैं। अब ये देश जो होते हैं बड़े बड़े देश होते हैं, तो उन देश की सारी व्यवस्थाओं को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रूल ऑफ रेगुलेशन होते हैं, उसमें लिखे रहते हैं जो वहां के देश के नागरिकों को मान्य होते हैं। बात समझ आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है? तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ की साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका में दो तरीके के लोग थे, ऑपरेशर और ऑपरेस्ड। ऑपरेशर थे वाइट्स, सताने वाले, और ऑपरेस्ट माने जिन्होंने सहा, यानी कि ब्लैक्स और कलर्ड पीपल। तो ये दोनों ऑपरेशर और ऑपरेस्ट जो थे इन दिस न्यू डेमोक्रेसी, अब वो प्लानिंग कर रहे थे नए डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी कैसी हो, कैसी व्यवस्थाएं हो, टू लिव टुगेदर एज इक्वल, ताकि हम सभी दोनों लोग बराबरी से रहें। जब एक नया लोकतंत्र हो रहा है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड, जिसको हम ब्लैक एंड व्हाइट्स कह रहे हैं, वो बराबरी से रहें, एक साथ रहें। तो ये सब स्पष्ट हो जाता है। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी, ये टास्क इजी नहीं था बना लेना उनके लिए। टू ट्रस्ट ईच अदर, ताकि ऐसा बने और दूसरे की विश्वास कर सके, गोरे कालों पर, काले गोरों पर विश्वास कर सके, तभी तो बनेगा। तो ये टास्क जो था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई इजी नहीं था, क्योंकि उनके अपने अपने फियर्स थे। फियर माने अपने अपने भय थे। उनको गोरों को भी डर लगता था, कालों को भी डर लगता था। अपने अपने भय होते हैं ना, कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए जिसमें हम बाध्य हो जाए, बाइंड हो जाए। तो अपने अपने डर थे, तो उन डरों को निकालना और इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों लोगों को देना और उसको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक वेरी डिफिकल्ट टास्क हुआ करता था साउथ अफ्रीका की। लेकिन उसने किया, उसने बनाया, फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसकी तारीफ दूसरे देश के लोग, जो दूसरे डेमोक्रेटिक देश हैं, उन प्रशंसा किया, अप्रिसिएशन किया कि आपने कितना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो सक्सेसफुल रहा, सफल रहा, कोई नाराजगी नहीं हुई। ये तो एक उदाहरण है दूसरे देशों के लिए, दूसरे जो डेमोक्रेटिक देश हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, सारे जो देश होते हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, सभी देश डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक्स जो होते हैं, अब देखिए कोई डेमोक्रेटिक देश है, कॉन्स्टिट्यूशन रखता है ना, तो ये जरूरी नहीं हो जाता वो डेमोक्रेटिक है। जब उसकी जो व्यवस्थाएं होती वो बताते हैं कि आप डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं। ऐसे तो आप देखेंगे अपने पड़ोसी देश में चाइना भी कहता है डेमोक्रेटिक है, लेकिन जब आप उसकी अध्ययन करते हैं, उसके वर्कआउट को, उसको हर चीज़ को देखते हैं, तो आपको लगता है ये तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, लोकतंत्र तो है ही नहीं, वहां पर लोगों का तो ख्याल ही नहीं रख रहा है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जो सबको लेके चलने वाला हो। तो उसी में चार बातें निकल के आती हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को क्या रखना चाहिए। वो चार बातें कौन सी होनी चाहिए? पहली, फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो, इट जनरेट्स, यानी कि डेवलप करे, एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट, लोगों में ट्रस्ट पैदा करें, कोऑर्डिनेशन पैदा करें, दैट इज नेसेसरी, जो कि जरूरी है, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, जो अलग अलग प्रकार के जो लोग साथ में रहने के लिए रहना चाहते हैं, तो उसके आपस में जो ट्रस्ट की जो कोऑर्डिनेशन है, उसकी डिग्री को लोगों में जनरेट करना। लोगों को लगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, सभी लोगों को लगे कि सबका ख्याल रखा जा रहा है।
ठीक है। तो इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, तभी तो रहेंगे ना। भारत में देखो कितनी डाइवर्सिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है ना, और सभी रिलीजियंस के लोग, सभी भाषा बोलने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, सभी धर्मों के लोग रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ऐसा संविधान साउथ अफ्रीका में बनने जा रहा है। दूसरा क्या है, सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। अब ये व्यवस्था हो कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर, कौन पावर लेगा और डिसीजन कैसे लिया जाएगा, ये भी तो निर्णय करता है ना कि सभी धर्मों के लोग उस डिसीजन में हैं कि नहीं है, क्या गोरे काले और जो कलर पीपल हैं उन सभी को पार्टिसिपेट किया गया है, मैन वुमेन सबको लिया गया है। तो सभी को लेकर कोई डिसीजन करना, इस चीज का भी ध्यान रखा जाए, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सफल होगा, जो कि उन्होंने रखा। तीसरा क्या है, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट्स भी होनी चाहिए, ये नहीं अनलिमिटेड जो बनाए वो करते रहें, उनकी शक्तियों को अनुशासित भी करना है, लिमिट्स करना है, सीमाएं तय करनी है। टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर, और उनको ये भी बताना होगा कि सिटीजन के राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या हैं, कहाँ तक वो जा सकते हैं। ये नहीं, और सीमाएं अगर राइट्स दे दिए गए तो जो मन में आए वो करें। जैसे हम लोगों को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन सीमाओं से आगे नहीं जा सकते, वो इलीगल हो जाएगा। अगर 6 फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम काम कर रहे हैं तो वो लीगल है, लेकिन उसके बाहर जा रहे हैं तो इलीगल आ जाएगा। उनका भी ध्यान रखना है, पावर्स को, गवर्नमेंट की पावर को भी देखना है। फोर्थ नंबर में है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हो वो एस्पिरेशन ऑफ पीपल हो, लोगों की ही एस्पिरेशन से बनाया जाए, ताकि एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा समाज बने। बात समझ आ रही, लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना है, लोगों की स्पिरिट्स का ध्यान रखना है। तो एस्पिरेशन ऑफ पीपल्स को भी ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है उनके लिए, तो उनको लगे कि हाँ इसमें हमारी भूमिका है, और बना भी। इस चीज़ में साउथ अफ्रीका सफल हुआ और उसने जो है एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसके बाद जो यूएस था, यूएस ने ग्रेट ब्रिटेन से लड़ाई लड़ी, इंडिपेंडेंस पाया, और इंडिपेंडेंस पाने के बाद उसने अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट हिस्ट्री में, फर्स्ट चैप्टर में, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी वहाँ के जो थर्ड क्लास के लोग थे, उन्होंने अब अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। पहले तो वहाँ पर नोबल्स रहते थे, किंग क्वीन का राज होता था, लेकिन वहाँ थर्ड क्लास के लोगों ने लड़ाई लड़ी और डेमोक्रेटिक बनाया। आपने सुना होगा नेशनल असेंबली बनाई थी। तो फ्रेंच के लोगों ने भी वहाँ पर अपने आप को, देश को आज़ाद किया। 14 जुलाई 1789 को वहाँ पर जो रेवोल्यूशन हुआ, जिसका परिणाम वहाँ पर वो डेमोक्रेटिक हुई। हमारा इंडिया भी इन सारी घटनाओं से प्रेरित हुआ और हमने भी लड़ाई लड़ी और आज़ाद हुए। 15 अगस्त 1947 को हम भी आज़ाद हुए। तो याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका 26 अप्रैल 1994 को उसने एक नया नेशनल फ्लैग अनफॉल किया। इसके बाद उसने अपने देश का फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और जिसमें सभी लोगों को शामिल किया, और सब लोग खुश भी थे। और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसको बनाने में सफल हुआ। इसके आगे अगले टॉपिक में, जो अगला टॉपिक आएगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।